हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और पिछले दिनों हमने बात किया था हर्षवर्धन के बारे में, यानी पुष्यभूति वंश के बारे में। आज हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। यानी आप सबको पता है कि कन्नौज क्षेत्र को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में युद्ध होता है। तो कहानी कुछ ऐसी थी। अभी तक हम लोगों ने यह देखा था कि हर्षवर्धन का साम्राज्य जब स्थापित होता है तो वर्धन राजवंश की राजधानी होती है थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठते हैं तो थानेश्वर को राजधानी चेंज करके कन्नौज कर देते हैं, यानी कन्नौज वो अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। लेकिन जब वर्धन राजवंश का अंत होता है तो बंगाल के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है और जो होता है पाल साम्राज्य। तो आज हम देखने वाले हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। लेकिन आज हम तीनों को नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ एक को देखेंगे। पाला डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ पाल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो कन्नौज का क्षेत्र है ना, ये गंगा और यमुना, ये दोनों नदियों का दोआब क्षेत्र था। तो ये सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था। इसलिए इस क्षेत्र को सभी लोग हासिल करना चाहते थे, चाहे वो प्रतिहार हो, पाल हो, चाहे राष्ट्रकूट हो। इसी के बारे में बात होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम मैप के ऊपर बात करते हैं और ये हमारा मैप है, तो मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्षेत्र हमारा है ये कन्नौज का क्षेत्र है ना। और इसी को लेकर तीनों के बीच में जंग छिड़ा हुआ है कि कन्नौज हमें चाहिए और हमें चाहिए। जो राष्ट्रकूट क्षेत्र था ये दक्कन के क्षेत्र में विस्तार इसका था। प्रतिहार जो क्षेत्र था ये राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्र में फैला था। जबकि पाला डायनेस्टी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में इनका विस्तार था। लेकिन ये तीनों कन्नौज को लेकर युद्ध कर रहे थे कि कन्नौज हमारे क्षेत्र में मिलाना चाहिए। तो होता कि कुछ ऐसा है कि जब पुष्यभूति वंश का नाश होता है तो बंगाल के क्षेत्र में एक स्वतंत्र शासक की स्थापना होती है जो होता है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक हमारा है गोपाल। एक्चुअली में पता क्या है, गोपाल शासक बनना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी गोपाल को शासक बना दिया जाता है। गोपाल कभी भी नहीं चाहता था कि हम शासक बने, लेकिन वहां की जनता अराजकता से परेशान हो चुकी थी, उनको एक राजा चाहिए था, इसीलिए गोपाल को राजा बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात होगा गोपाल, जो धर्मपाल के पिताजी हैं। गोपाल 710 में गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है, 710 में गद्दी पर बैठेंगे और 770 तक ये गद्दी पे रहेंगे। ये बातें थोड़ी याद रखना है। पाल साम्राज्य की स्थापना कहा जाता है 750 में हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। 750 में नहीं हुआ था, 710 में हुआ था, ठीक है, और गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। एक इतिहासकार है जिनका नाम है तारानाथ। इनके अनुसार गोपाल क्या करेंगे, उदंतपुरी की स्थापना करेंगे और उदंतपुरी में एक मठ की स्थापना करेंगे, बौद्ध मठ। पाल साम्राज्य भी हमारा बौद्ध धर्म को मानता है। बस हम बीच में खाली देखे थे कि जो हमारा गुप्त डायनेस्टी था वो सिर्फ मानता था ब्राह्मण संप्रदाय को, वैष्णव धर्म को, लेकिन पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म को मानता है। तो पाल साम्राज्य के जो संस्थापक है गोपाल, उन्होंने बिहार में, यानी जो बिहार शरीफ है उसे पहले उदंतपुर कहा जाता था, और वहीं पे उन्होंने एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। गोपाल का नियंत्रण बंगाल के क्षेत्र पे था, यानी ये बंगाल का एकीकरण किया और उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय बनाया जो वर्तमान में उदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अवशेष भी देखने को नहीं मिलता। यानी इतिहास में 3 विश्वविद्यालय, अगर उससे पहले चले जाएंगे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो मौर्य साम्राज्य के समय में था। हम अगर बात करें गोपाल के समय का तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, और गुप्ता के समय का बात करें तो उस समय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और एक धर्मपाल बनवाएंगे जो होगा हमारा भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली बात ये कि पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल गद्दी पर बैठते हैं 710 में और 770 तक रहते हैं। गोपाल से एक क्वेश्चन और पूछेगा
कि उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी, यानी बिहार शरीफ की स्थापना गोपाल करवाए थे और इसका नाम रखे थे उदंतपुरी। और इसी के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाए थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसका अवशेष अभी हम देखने को नहीं मिलता अब हमको। इसके बाद, इनके पतन के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र बैठेंगे धर्मपाल। और धर्मपाल का कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि पाल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। यानी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का जो युद्ध हो रहा है उसमें हिस्सा लेने वाले धर्मपाल है, धर्मपाल हिस्सा लेंगे। कन्नौज का एक शासक होता है चक्रायुद्ध, तो चक्रायुद्ध को पराजित कर देते हैं ये, और उसके भाई इंदिरायुद्ध को गद्दी पर बैठाएंगे। तो बात यहाँ कुछ आती है कि धर्मपाल महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज पे इसका शासन था। इंदिरा युद्ध को ये पराजित करते हैं और चक्रा युद्ध को ये गद्दी दे देते हैं, यानी कन्नौज इनके अधीन आ जाता है। और जब चक्रा युद्ध गद्दी पर बैठता है तो ये धर्मपाल के अधीन ही काम करते हैं, यानी कन्नौज धर्मपाल के अधीन हो गया। 11वीं शताब्दी में एक कवि है, गुजराती कवि, जिसका नाम है सोढल। इसने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण, यानी सोढल कहते हैं कि जो धर्मपाल है उन्हें उत्तरापत स्वामी कहा जाता है, और धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि से तो क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, इसको आप भी अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? पहला, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? दूसरा, गोपाल कब से कब तक गद्दी पे थे? तीसरा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कहाँ करवाया था? तीसरा, धर्मपाल के समय सोढल कहाँ का व्यक्ति था? और जो हमारा धर्मपाल है इसकी उपाधि क्या थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कन्नौज के किस शासक को हराकर धर्मपाल ने किसको वहां पे स्थापित किया था? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, धर्मपाल से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे धर्मपाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे, तो अभी हम बात किए कि सभी बौद्ध धर्म के समर्थक ही थे। इवन पता है क्या होगा? इंडोनेशिया का एक शासक होगा, वो आएगा पाल वंश के शासक के पास और अनुमति मांगेगा कि हमें नालंदा के क्षेत्र में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाना है, और अनुमति मिल जाएगी। जिस तरीके से आपको याद है ना, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन अपने दूत भेजे थे कि हमें बोध गया में मंदिर बनवाना है, बौद्ध मठ। जबकि हमारा जो वो था वो हमारा वैष्णव धर्म से संबंधित था ना, समुद्रगुप्त जो था वो वैष्णव अनुयायी था, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म के लिए मंदिर बनवाने की अनुमति दे देता है। यहाँ पे क्या होगा कि धर्मपाल बौद्ध का समर्थक है और इसने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। तो एक तो उत्तरापद की स्वामी हो गया, दूसरा हो गया परम सौगात। अंडरलाइन करते चले जाना या नोट डाउन ही करते चले जाना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं बोल रखा हूँ कि हिस्ट्री खत्म करूंगा, यानी पूरा हिस्ट्री हम इसी तरीके से खत्म करेंगे। इसने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहार की स्थापना करवाई थी। बिहार उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ लोग बौद्ध भिक्षु भ्रमण करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। इसके राज्यसभा में एक बौद्ध लेखक था जिसका नाम था हरिभद्र सूरी। तो एक तो हम देखे सोढल जो गुजरात का व्यक्ति था, और एक है हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी और सोढल दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मपाल एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, और कहाँ करवाएंगे? तो भागलपुर में। तो बगल में आपको मैप दिख रहा होगा, ये हमारा क्षेत्र है नालंदा का, और यहीं पे इनके पिताजी गोपाल जो है वो स्थापना करते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। और धर्मपाल अपने पिता की तरह ही ये स्थापना करेंगे भागलपुर में एक विश्वविद्यालय का। ये हमारा क्षेत्र है भागलपुर का, और यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाएगी। तो ये बिहार का मैप है। बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये सब बेसिक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते हैं। अब दरोगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगा है ना, सजाने के लिए दे दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्षेत्रफल के हिसाब से सजाइए जिला को, या उत्तर से दक्षिण सजाइए जिला को, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना। तो जो हमारे धर्मपाल थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कराएंगे? भागलपुर में कराएंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए ये 200 गांव दान में देंगे।
तो नालंदा विश्वविद्यालय को अभी तक धरोहर को बचा के रखा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। और कब करवाया था? तो 415 से लेके 455 के बीच, यानी 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई है ना। और 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और ध्वस्त कौन करेगा? तो बख्तियार खिलजी, है ना। आगे चलते हैं। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित कर दिया था। ये राष्ट्रकूट का राजा है। पाल प्रतिविहार राष्ट्रकूट थे ना, तो राष्ट्रकूट का शासक है एक ध्रुव। वो क्या करेगा? धर्मपाल को पराजित कर देगा। और राष्ट्रकूट यहीं पे नहीं रुकेगा, ये धर्मपाल को भी पराजित करेगा और प्रतिहार वंश के क्षेत्र को भी पराजित कर देगा। यानी ध्रुव क्या करेगा? कन्नौज के क्षेत्र को फिर से छीन लेगा। तो अगले बार हम बात करेंगे प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। थोड़ी सी बातें और है, कर लेते हैं। आगे बात करते हैं देवपाल के बारे में, यानी पाल वंश का तीसरा शासक देवपाल, जो अपने पिता धर्मपाल की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठेंगे। और ये प्राग ज्योतिषपुर किसे कहते हैं? असम के क्षेत्र को और उड़ीसा के कुछ भाग को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो एक बात यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था? तो वो होगा कौन? असम के क्षेत्र को। पाल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने असम के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आंसर होगा देवपाल। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इसने पराजित किया था, तो ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेगा। और प्रतिहार एक शासक थे मिहिर भोज, इनको ये पराजित करेगा। देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब ये राजधानी कहाँ बनाएगा? मुंगेर को। और मुंगेर का क्षेत्र कहाँ है? तो ये हमारा क्षेत्र है मुंगेर का। समझना, पाल वंश जब बैठता है गोपाल, तो ये उदंतपुरी को अपना राजधानी बनाता है, उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ को। लेकिन जब देवपाल बैठता है यानी इनका पोता, तो ये अपनी राजधानी बनाता है मुंगेर को। जबकि धर्मपाल भागलपुर में एक विश्वविद्यालय बनाते हैं जिनका नाम होता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन करते चले जाना आप लोग। आगे चल कह रहा है क्या कि राजधानी बनाते तथा परम सौगात की उपाधि धारण करते हैं, यानी अपने पिता धर्मपाल की तरह ये भी परम सौगात की उपाधि धारण करेंगे। वीरदेव, एक विद्वान थे वीरदेव, नालंदा बिहार के प्रधान आचार्य को नियुक्त किया जाता है। तो इनके समय में नालंदा के जो प्रधानाचार्य थे उनका नाम था वीरदेव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बता दीजिए देवपाल के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? तो आंसर होगा हमारा वीरदेव। 8वीं शताब्दी के मध्य में 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा और सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी आया था। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये सुलेमान कहाँ का था और किसके समय में भारत आया था? तो सुलेमान अरब का था, 9वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये जो बातें हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सुलेमान कहाँ का था और भारत कब आया था। इसने पाल राज्य को रोहमा की उपाधि दी है, रोहमा धर्म कहकर इसको पुकारा है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातें और है, बने रहिएगा, परेशान मत होइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बच्चा हमें बोल रहा था कि अगर पीडीएफ दे ही रहे हो तो पढ़ाते क्यों? तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाता इसलिए हूँ ताकि आप समझ सको कि इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। ऐसे नहीं कि मैं हाईलाइट करके दे दिया तो आप समझ लोगे। जीके अगर आप अकेले ही पढ़ लेते तो इतना आसान नहीं है जीके के अकेले पढ़ा जा सकता है। जीके को समझने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जितने भी शासक हुए ना इतिहास में, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक का डाउनफॉल होता है और वहीं पे दूसरा स्थापित हो जाता है, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अभी पाल साम्राज्य चल रहा है, इनका भी डाउनफॉल हो जाएगा और यहीं पे हमारा राजपूत शासन आ जाएगा। राजपूत का पीरियड 800 से लेके 1200 ईस्वी तक रहेगा। सोलंकी, गढ़वाल, चहमान, परमार, यही सब के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी की एंट्री होगी, पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध करेगा, जयचंद से चंदावर का युद्ध होगा, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी जानना जरूरी है। और अगर आपको लगता है पीडीएफ आवश्यक नहीं है तो ठीक है, मैं पीडीएफ को नहीं अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे, महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है।
तो समझना, पाल वंश का पहला शासक है गोपाल। लेकिन अगर पूछे पाल वंश जब अपने पतन पे था तो वो कौन व्यक्ति था जिसने पाल वंश की डूबती नैया को बचा लिया था, तो वो शासक का नाम है महिपाल प्रथम। इसे दूसरा संस्थापक माना जाता है। और ये पता है, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध तिब्बत के क्षेत्र से था। तिब्बत का क्षेत्र मतलब क्या, यही क्षेत्र है ना तिब्बत का, इनसे इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। अब ये क्या करते हैं, इनके दरबार में संत रक्षित और दीपांकर रहते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि संत रक्षित और दीपांकर कहाँ के निवासी और किन के दरबार में रहते थे। जिसे अतिश कहा जाता है, जैसे प्रमुख विद्वान तिब्बत में आमंत्रित किए गए और उन्हें बौद्ध धर्म के लिए एक नए रूप में प्रचार प्रसार किया। तो ये जो संत रक्षित है और दीपांकर है, ये पाल वंश के समय में थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं ना बाहर से, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो जमाना चला गया, फाहियान, हुएनसांग, मेघास्थनी, अब इनसे क्वेश्चन आएगा। पहले वही सब क्वेश्चन पूछा जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया में पालों का व्यापारिक संस्कृति का बड़ा वर्चस्व था। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये जो क्षेत्र यहाँ पे सर्कल किया गया क्षेत्र है, जावा, सुमात्रा, मलाया, ये जो पाल साम्राज्य ये क्षेत्र यहाँ पे राज कर रहा है ना, इसका सीधा संबंध यहाँ से था। ठीक है, यहाँ पे देखना कि इनका विस्तार कर दिया ये दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में। और एक व्यक्ति था जिनका नाम था शैलेंद्र, ये शैलेंद्र वंश के संस्थापक थे। शैलेंद्र क्या करते हैं, शैलेंद्र पाल वंश के शासक महिपाल से अनुमति लेते हैं। किस चीज की अनुमति, कि सर हमको अनुमति दीजिए ना, नालंदा के क्षेत्र में हम एक बौद्ध विहार का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे देखना लास्ट में शैलेंद्र शासक भी बौद्ध थे और अपने अनेक दूत पाल के दरबार में भेजे थे। किस लिए, नालंदा में एक विहार का निर्माण करने के लिए। तो पाल साम्राज्य काफी छोटा टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले बार हम बात करेंगे प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, पाल वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने कन्नौज के शासक को हराया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।